हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। गिव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के 5 केसेस है, ए बी सी डी ई। हर एक केस के अंदर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। अगर हम नेट फोर्स फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन भी होता है। हमें डायरेक्शन को भी बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। बच्चों यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन 0 होता है, सो फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, ये हो जाएगा 0। तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 मिलेगा, इसलिए हम उसकी डायरेक्शन पे इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन अ वाटर। एक वाटर सरफेस के ऊपर एक कॉर्क है ना, ढक्कन फ्लोट कर रहा है, सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है। इट मींस उसका वेट बैलेंस हो रहा है किससे? तो बियॉन्ड फोर्स से। बच्चों वेट बैलेंस हो रहा है, ओके, इसे हम बोलेंगे बियॉन्ड फोर्स। ये होगा हमारा वेट। तो बच्चों दोनों फोर्सेस इक्वल वैल्यू के और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल वैल्यू के और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स इस केस में भी 0 आएगा, बिकॉज फोर्सेस हैविंग इक्वल वैल्यूज एंड opposite directions. Then C, a kite skillfully held stationary in the sky. बच्चों काइट, पतंग, पतंग को हम स्किलफुली स्काई के अंदर हेल्ड कर रहे हैं, यानी ये पतंग जो है हमारी स्थिर है, मोशन में है। मोशन में नहीं बच्चों, वो रेस्ट में है, समझ लो। तो इस कंडीशन के अंदर पतंग पे कौन सा फोर्स लगेगा? तो बच्चों if a kite is skillfully held stationary in the sky, held stationary, it means इस कंडीशन के अंदर भी एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, देन फोर्स इक्वल टू ma, नेट फोर्स हो जाएगा 0। हमारा आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे भी नेट फोर्स 0। एंड द नेक्स्ट D, a car moving with a constant velocity of 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। बच्चों यहाँ पे भी आप देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब अगर वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। सिंस नेट फोर्स F इक्वल टू एम भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि यहाँ पे भी कोई भी नेट फोर्स लगेगा नहीं। इन द लास्ट E, a high speed electron in a space far from all material object एंड फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी फार फ्रॉम एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट, नो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट। उसके ऊपर कोई भी टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं, और it is not in electric or magnetic field, so not electric force and magnetic force act on it. So we can say that net force on electron will be 0। बच्चों एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे हमें ये गिवन है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो स्पेस के अंदर है वो कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट से दूर है। मटेरियल ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? मटेरियल ऑब्जेक्ट कोई भी मटेरियल पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी फार फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड के बाहर है, तो फील्ड वाला कोई भी टाइप का फोर्स लगेगा नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पेस में कॉन्स्टेंट मोशन करता होगा और उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, सो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कुछ इस तरह से है,
A pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upward. Give the direction and magnitude of net force on the pebble. फर्स्ट केस हमारे पास है ड्यूरिंग इट इज अपवर्ड मोशन. सपोज आप कोई पेबल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हो तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा और कितना लगेगा? तो यस बच्चों, व्हेन पेबल मूव्स अपवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स का वैल्यू होगा m इंटू जी. मास है 0.05 किलोग्राम एंड जी हम लेते हैं 10, तो होगा 0.5 न्यूटन. दिस विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. बच्चों हमारे पास नेक्स्ट केस है व्हेन पेबल कम्स डाउनवर्ड साइड, यानी बॉल ये हमारा पेबल है ऊपर जाके फिर नीचे आएगा. तो जब नीचे आ रहा है उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? उस कंडीशन में भी एक ही फोर्स लगेगा जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. और सेम जो हमने फर्स्ट केस में किया है उसी तरह से हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं जो होगा 0.5 न्यूटन. और इट इज ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. बच्चों वर्टिकल मोशन के अंदर जो फोर्स टेक्स प्लेस होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वर्टिकल मोशन होता है, हमें पता है. इसलिए दोनों केस में क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. अब देखो, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरी एट रेस्ट, डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल of 45 डिग्री with the horizontal direction. बच्चों जब मोमेंटरी यहाँ पे रेस्ट होता है, मोमेंटरी उस छोटी सी मोमेंट के लिए अगर आप यहाँ पे रेस्ट कंडीशन सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये जो पेबल है वो इक्विलिब्रियम में है. ओके, बट जब आप उसे 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे इस तरह से, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे बच्चों उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं. एक तो उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होता है 0, तो दूसरा होता है वर्टिकल एक्सेलरेशन ay जो होता है g. ओके, ये वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो इन दिस केस इट आल्सो एक्सपीरियंस फोर्स व्हिच इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, और वो रहेगा m इट मींस 0.05 और g आप 10, तो सेम आंसर आएगा 0.5 न्यूटन. So we can say that in all cases, in all given cases, pebble experience gravitational force. Okay. बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन ऑफ 0.1 kg. फर्स्ट केस है, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन. सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेन है स्टेशनरी और विंडो में से हम स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं. ये अगर स्टेशनरी ट्रेन है और आप स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड मोशन करेगा. तो इस केस के अंदर उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? mg होगा. मास आपको पॉइंट पता है 0.1 और g होगा 10 यानी 1 न्यूटन. बच्चों नेक्स्ट केस देखिए, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो of a train running at a constant velocity. बच्चों constant velocity it means rest condition, दोनों कंडीशन सेम ही होती हैं. ये दोनों केसेस सेम ही होते हैं. इसके लिए हमें यहाँ पे भी जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा? mg 0.1 इंटू 10 विच इज 1 न्यूटन. बच्चों ये दोनों केस के अंदर याद रखना फोर्सेस जो है वो डाउनवर्ड लगेंगे. अब सी ऑप्शन देखिए, just after it is dropped from the window of a train accelerating with 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बच्चों सपोज ये ट्रेन हमारी मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन होगा और ये गिवन है हमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बट आप जब मूविंग ट्रेन में से स्टोन को ड्रॉप करते हो ना, और स्टोन जब ट्रेन से बाहर आ जाता है तब उसके ऊपर ये जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है कोई भी इफेक्ट नहीं करता है. बच्चों आफ्टर it is dropped from the train, it is only moves under the effect of the gravitational force. तो इस कंडीशन में भी हमारा आंसर तो सेम ही रहेगा, m इंटू जी. m होगा 0.1, g होगा 10, ये होगा 1 न्यूटन विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड. नाउ द लास्ट. बच्चों लास्ट केस जो सबसे अलग है, वो केस जो सबसे अलग है, ये अलग केस है. यहाँ पे एक्सेलरेशन जा रहा है, किसका एक्सेलरेशन है? ट्रेन का.
और ये हमारा जो स्टोन है वो ट्रेन के अंदर है, फ्लोर ऑफ द ट्रेन, लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ट्रेन का होगा वही एक्सेलरेशन फ्लोर का होगा, बिकॉज और फ्लोर के ऊपर स्टोन का होगा, बिकॉज स्टोन और फ्लोर दोनों एक साथ हैं। स्टोन ट्रेन के साथ मूव हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे इस केस में जो आपको फोर्स मिलेगा होगा F इक्वल टू एम ए। मास में पता है 0.1 बट एक्सेलरेशन होगा 1, ये होगा 0.1 न्यूटन। बच्चों ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.4। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास M and other to a small page of on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed towards the center। तो बच्चों पहले तो गिवन कंडीशन को समझते हैं। यहाँ पे सपोज हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ओके, और टेबल के ऊपर यहाँ पे सेंटर पे हमारे पास छोटा सा हुक है या तो पीज है, इसके साथ हमने स्ट्रिंग को बांध दिया है और यहाँ पे छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास m है। अब ये पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। ओके, तो अब ये पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? आपको पता है कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। यस बच्चों, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसे कौन अप्लाई करेगा? वो होगा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स इज अप्लाइड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपका आंसर आएगा एफ सी इक्वल टू टी, जिसका वैल्यू होता है एम वी स्क्वायर बाय एल। एल इट मींस रेडियस और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए, दिस इज आवर राइट आंसर। अब देखते हैं 5.5 की ओर। कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is applied on a body of the mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body takes to stop? मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है और उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स क्या लगता है? मोशन के ऑपोजिट में। बच्चों रिटार्डिंग फोर्स हमारे पास है -50 न्यूटन। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स है और मोशन के ऑपोजिट में है। बच्चों मास क्या है? मास है आपके पास 20 kg। ओके, आपको निकालना है एक्सेलरेशन, आपको ये भी निकालना है कि कब ये स्टॉप होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। हमारे पास इक्वेशन है F इक्वल टू एम ए बन जाएगा ऑब्जेक्ट F बाई एम। फोर्स की वैल्यू -15, यहाँ पे 20, 0 कट किया, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए भाई एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्या निकालेंगे? अब हम निकालने वाले हैं हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू स्टॉप। बच्चों स्टॉप होने का टाइम, हमें अब यहाँ पे स्टॉप होने का टाइम निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चों जब ये पार्टिकल स्टॉप होगा ना, जब ये पार्टिकल स्टॉप होगा तब ये पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास ये जो पार्टिकल है उसका इनिशियल वेलोसिटी, बच्चों इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 15 मीटर पर सेकंड, तो ये लगा देंगे 15। एक्सेलरेशन हमारे पास है -2.5 टी को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो टी होगा 15 अपॉन 2.5, तो ये आएगा हमारा आंसर 6 सेकंड। ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज का 5.6 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। A constant force acting on a body of mass 3 kg changes speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of the force? बच्चों हमारे पास यहाँ पे इनिशियल स्पीड गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड गिवन है 3.5 मीटर पर सेकंड, टाइम गिवन है 25 सेकंड, मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 3 kg। हमें निकालना है फोर्स। आपको पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है।
हमें दोनों चीज निकालनी है, बट फोर्स के पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए। तो चलिए हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारे पास स्पीड गिवन है, तो चेंज इन स्पीड टू द टाइम होगा, स्पीड का इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू 2 है, फाइनल वैल्यू 3.5, तो यहाँ पे 3.5 माइनस 2 कर लेंगे, नीचे 25 रख देंगे, तो 3.5 माइनस 2 इट मीन्स 1.5 बाई 25। चलो 1.5 और 25 क्या होता है, 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों अब हम निकालेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है, ma। मास हमारे पास है 3 और एक्सेलरेशन है 0.06। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये मिलेगा 0.18 न्यूटन। बच्चों ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो हमारा जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिकॉज हम एक लाइन गिवन है, जरा देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी नहीं, वो मोशन की डायरेक्शन में ही लगेगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.7। A body of 5 kg mass is acted upon by two perpendicular forces, 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. तो यहाँ पे हमारे पास मास गिवन है 5 kg, हमें गिवन है टू कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस है, किसी एक को बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, किसी एक को बोलेंगे वाई कंपोनेंट। चलो पहला वाला एफ एक्स लिख लीजिए 8 न्यूटन, दूसरा वाला लिख लीजिए एफ वाई जो होगा 6 न्यूटन। रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें एफ मिलेगा, और रिजल्ट का फॉर्मूला तो आप जानते हो ऑलरेडी, अंडर रूट में एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। चलिए एफ एक्स की वैल्यू प्लेस करिए, 8 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 100 जो होगा 10 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब क्या निकालना है हमें, एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, फ्रॉम एफ इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स था 10 न्यूटन और मास था हमारे पास 5 केजी, तो एक्सेलरेशन मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज का 5.8 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द ड्राइवर ऑफ अ 3-wheeler मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the 3-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is given 65 kg. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मास। टोटल मास जो डीएक्सेलेट हो रहा है 3-व्हीलर के साथ वो कितना होगा, टोटल मास बच्चों यहाँ पे होगा मास ऑफ ड्राइवर प्लस मास ऑफ 3-व्हीलर, तो 400 प्लस 65 यानी 465 केजी होगा। स्पीड हमारे पास गिवन है, इनिशियल स्पीड बच्चों गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा 36 इंटू 1000 बाई 3600, तो ये आगा 10 मीटर पर सेकंड। फाइनली जब 3-व्हीलर का ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है ना तो वो स्टॉप होता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ओके अब बात करते हैं डिस्टेंस कितना कवर करके वो स्टॉप होने वाला है। बच्चों यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस नहीं है बट हमारे पास टाइम है, यस टाइम गिवन है 4 सेकंड, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे एक्सेलरेशन, जो होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। फाइनल स्पीड हमारे पास क्या है, 0 है, इनिशियल है हमारे पास 10 और टाइम था हमारे पास 4 सेकंड, तो एक्सेलरेशन होगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। बच्चों बात करते हैं फोर्स की, फोर्स कितना रहेगा, यहाँ पे फोर्स रहेगा m इंटू ए। मास हमारे पास है टोटल 465 केजी और जो एक्सेलरेशन है 2.5। चलिए 465 इंटू 2.5 करिए,
-1162.5 इतना रिटार्डिंग फोर्स व्हीकल पे लगने वाला है, जिससे व्हीकल स्टॉप हो जाएगा और बच्चे को कोई चोट पहुंचेगी नहीं। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज का 5.9 नंबर का क्वेश्चन, A rocket with a lift of mass 20,000 kg is blasted upward with acceleration 5 meter per second square. Calculate initial thrust force of the blast. बच्चों रॉकेट का समय है और आज देखो कोइंसिडेंस भी क्या है, आज हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, ओके, उसका बर्थडे है 15 अक्टूबर। हम आज के दिन ये वीडियो शूट कर रहे हैं कि रॉकेट जब हम लॉन्च करते हैं तो इनिशियली क्या करते हैं, हम ब्लास्ट करते हैं, ओके, बिलो द रॉकेट हम ब्लास्ट करते हैं। तो रॉकेट को क्या मिलता है, इनिशियल थ्रस्ट मिलता है। थ्रस्ट क्या है बच्चों, थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है, ओके, और ये जो थ्रस्ट फोर्स है वो वेट mg से कितना होता है, ज्यादा होता है, जिससे नेट फोर्स प्रोड्यूस होता है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। हमें निकालना है थ्रस्ट फोर्स बच्चों। तो देखिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले उसको लिख लेते हैं। मास गिवन है 20,000 kg, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी आप सबको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब ये हमारा रॉकेट हो गया, रॉकेट के नीचे वेट लगेगा उस टाइम जी, थ्रस्ट फोर्स ऑब्वियसली अपवर्ड ही लगने वाला है, बट हमारा रॉकेट कहाँ मोशन करेगा उसके ऊपर से हमारा इक्वेशन बनेगा। बच्चों हमारा रॉकेट जा रहा है ऊपर की ओर, मतलब कि ये जो थ्रस्ट फोर्स है वो बड़ा होगा, किससे होगा, वेट से। थ्रस्ट फोर्स और वेट का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका रिजल्ट ये बनेगा कि हमारा रॉकेट अपवर्ड एक्सेलरेटिंग मोशन करेगा। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। तो हमें निकालना है थ्रस्ट फोर्स जो होगा mg प्लस ma, m इंटू जी प्लस ए। m हमारे पास है 20,000, g हमारे पास 10 और a गिवन है 5, तो 20,000 इंटू 15, चलिए 20,000 इंटू 15 करिए तो हमारे पास ये आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली बच्चों ये आंसर आएगा 3 × 10⁵ न्यूटन, ओके। प्लीज